हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई है फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है ये न्यूज़? ये न्यूज़ बहुत नई खबर नहीं है। अगर आप एनवायरनमेंट पिछले 1 साल का फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर ये न्यूज़ आपने कई बार सुनी होगी और वर्ड है इसका कोरल ब्लीचिंग। आज हम बात करेंगे कोरल ब्लीचिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे उस न्यूज के बारे में, उस स्टडी के बारे में जो कंडक्ट हुई है इंडियन ओशियन में। जी हाँ, इंडियन ओशियन में एक स्टडी कंडक्ट हुई है। अगर अपन बात करें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो लक्षद्वीप के आसपास, और अगर अपन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी कौन से कोस्ट की हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंटली, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट की हम बात करेंगे। तो इन दोनों ही जगह, चाहे हम बात करें लक्षद्वीप की और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट की, दोनों ही जगह बहुत ही एक्सटेंसिवली ये देखा गया है कि कोरल ब्लीचिंग लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2025 की अगर मैं बात करूं और अभी लेट नवंबर और आज की तारीख जो है 1 दिसंबर, इसकी अगर मैं बात करूं तो हाल ही में लक्षद्वीप को लेकर बहुत सारी खबरें आई कि लक्षद्वीप के आसपास कोरल ब्लीचिंग बहुत तेजी से हो रहा है। और वहीं पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर अपन बात करें उसमें भी पर्टिकुलरली एक एरिया जिसके हम बात करने वाले हैं वो है निंगालू। ये जो निंगालू वाला एरिया है यहां पे भी एक्सटेंसिवली क्या हुआ है, कोरल ब्लीचिंग हुआ है। और इसका रीजन ये बताया गया है कि जो हीट वेव्स हैं उन हीट वेव्स के कारण क्या हुआ है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कोरल ब्लीचिंग हुआ है। अब ये न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे लिए मींस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने कई बार, चाहे हम बात करें हीट वेव से संबंधित, चाहे हम बात करें कोरल ब्लीचिंग से संबंधित, और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं। पहले भी अगर आप देखोगे यूपीएससी के पीवाईक्यू, चाहे प्री की हम बात करें चाहे मेंस की बात करें, सवाल पूछे गए। तो एक बार चलिए इस न्यूज का एनालिसिस करते हैं। द बॉइलिंग इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है, और ड्यू टू दिस बॉइलिंग, ड्यू टू दिस राइज इन टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। और ये केवल कोरल ब्लीचिंग नहीं है, इसे क्या कहा जा रहा है, दिस इज कोरल ब्लीचिंग क्राइसिस, और ये लगातार चल रहा है। आप देख सकते हो 2024 में, 25 में भी, और अभी एक महीने में क्या शुरू हो जाएगा, 2026 भी शुरू होने वाला है। तो 2024, 25, 26 लगातार ये न्यूज आ रहा है कि क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है न्यूज और किस तरीके से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हाउ दिस इज रिलेवेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें फिजिकल ज्योग्राफी में, प्रीलिम्स में, तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे ओशियनोग्राफी वाला जो सेक्शन है, ओशियनोग्राफी में आपको सब टॉपिक देखने को मिलेगा टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर के साथ एक और सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ओशियन करंट्स। आपको पता होगा देयर आर सेवरल ओशियन करंट्स, कुछ ठंडी समुद्री धाराएं, कुछ गर्म समुद्री धाराएं हैं, उन वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स में हम देखते हैं कोरल रीफ्स एंड फ्लोरा एंड फौना चेंजेस, तो ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे हम बात करें अल नीनो, ला नीना और मराइन हीट वेव्स, ये एक नया कंसेप्ट है जो एनवायरनमेंट में निकल के आ रहा है। अभी तक हम लोग सिर्फ हीट वेव्स के बारे में जानते थे, लेकिन एक नया कंसेप्ट जिसे कहा जाता है मराइन हीट वेव्स, उसके बारे में भी आज हम कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे पेपर 3 की अगर अपन बात करें, पेपर 3 मेंस का जो पेपर 3 है उसमें एनवायरमेंटल जो सेक्शन है उसमें कंजर्वेशन की अगर अपन बात करें तो मराइन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, सेकंड है क्लाइमेट चेंज, और थर्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां पे हम इकोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये देखा हमने मेंस से कैसे रिलेवेंट है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्री में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जिसका नाम है एनवायरनमेंट, और ये डायरेक्टली लिंक करेगा आपके एनवायरनमेंट के सिलेबस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। द इवेंट इन द हेडलाइंस, तो क्या है इवेंट, सबसे पहले जानते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अनप्रेसिडेंटेड मॉरलिटी, बहुत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उतनी ज्यादा क्या हुई है, कोरल ब्लीचिंग हुआ है। साइंटिस्ट कंफर्म नियरली टू थर्ड मींस अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द कोरल, और कहां पे हैं ये, यूनेस्को लिस्टेड निंगालो रीफ हैव डाइड ड्यू टू द लॉन्गेस्ट मरीन हीट वेव्स ऑन द रिकॉर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक जगह है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, मैं आपको बताऊंगा मैप में भी, उस जगह का नाम क्या है, निंगोलो। यहां पे कितना, ये यूनेस्को लिस्टेड है साइट है, और यहां पे
2/3 कोरल्स के साथ क्या हुआ है, कोरल ब्लीचिंग हो गई है, वो कोरल डाई हो गए हैं। तो इसको कोरल ब्लीचिंग क्यों कहते हैं ना, आपके दिमाग में सबसे पहले ये भी सवाल आना चाहिए कि सर हम डायरेक्टली इसको कोरल क्यों नहीं कह सकते कि भाई कोरल मर गया, कोरल हैज डाइड, व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज ब्लीच्ड। तो ब्लीचिंग अगर आप जानते हो या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप जानते हो तो आपको पता होगा जब ब्लीच करते हैं, जैसे कपड़े को आपने ब्लीच किया तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पे जो भी कलर हो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेरा शर्ट आपको देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से आपको ब्लीच कपड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की, तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब भी ये है कि जो कोरल्स के बारे में आपने जब भी उनकी तस्वीरें देखी होगी तो आपने देखा होगा बहुत ही कलरफुल आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब एक बार कोरल ब्लीच हो गया मतलब कोरल व्हाइट हो गया। व्हाइट कलर का मतलब क्या है कि वो कोरल अब मर चुका है। कोरल कैसे मरता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर इंडिया के दृष्टिकोण से बात करें तो क्रिटिकल लॉस, द इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स 84.6% ब्लीचिंग इन द लक्षद्वीप रीफ्स। लाइव कोरल कवर हैज ड्रॉप्ड बाय 50% ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो आप देख रहे हो 84.6%, यहां पे बात की जा रही है अप्रोक्सीमेटली 70%। तो दोनों ही जगह आप देखोगे, दोनों ही जगह आपको कहां देखने को मिलेंगी, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इंडियन ओशन में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ड्यू टू दैट rise in temperature of the ocean water, what is happening, the coral bleaching is taking place, whether it is near the coast of Australia or near the coast of India। दोनों ही जगह क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। This is a part of 4th global coral bleaching event ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय NOAA इन अप्रैल 2024। तो इस इवेंट को इनाम क्या दे दिया गया जब देखा गया कि भाई यहाँ पे 70% से ज्यादा क्या हो गई है, कोरल ब्लीच हो चुका है। यहाँ पे 84.6% कोरल ब्लीच हो गया है। तो इस इवेंट को नाम दे दिया गया 4th ग्लोब कोरल ब्लीचिंग इवेंट। तो याद रखिएगा, प्री में ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट एंड हु डिक्लेयर्ड इट। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, NOAA। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो आपको न्यूज मोटे मोटे तौर पे पता लग गई कि व्हाट इज हैपनिंग इंडियन ओशन को हम क्यों कह रहे हैं कि इंडियन ओशन इज ऑन द बॉइलिंग साइड। समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले जाना कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स इस तरीके से आपको समुद्र में आपको देखने को मिलेंगे, मराइन ऑर्गेनिज्म इसमें आके रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, कोरल्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द माइक्रोस्कोपिक एल्गी नोन एज जूजेंथली। तो जूजेंथली नाम से क्या है, एक एल्गी, आपके पास एक शैवाल है और उसके साथ कोरल का कैसा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब आप ऐसे जानिए कि एक मकान मालिक है और दूसरा क्या है, किराएदार है। वो जो मकान मालिक है वो बूढ़ा है। वो बूढ़ा इन सेंस कि वो कमाने बाहर नहीं जा सकता, वो खाना पका नहीं सकता। तो उसने क्या कर लिया, किराएदार को अपॉइंट कर लिया। अब वो किराएदार उसके घर में रहता है, उसके लिए खाना लेके आता है या खाना उसका बना देता है। तो दोनों का काम चल रहा है, जिसको घर चाहिए था उसको घर मिल गया, जिसको खाना चाहिए था उसको खाना मिल गया है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट करो आप कोरल और आपके एल्गी के साथ, कोरल और आपके जूजेंथली के साथ। जूजेंथली क्या है, एल्गी है। एल्गी क्या दे रहा है, आपको खाना दे रहा है। किसको खाना दे रहा है, कोरल को खाना दे रहा है। और कोरल उस एल्गी को क्या दे रही है, कोरल उस एल्गी को दे रहा है भाई रहने के लिए जगह। तो जहां पे एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे दोनों ही लोगों को क्या हो रहा, फायदा हो रहा हो, उस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप which lives in their tissues. The algae provide food and color. तो जो आप कलर आप देखते हो किसका, कोरल का, तो बेसिकली वो कोरल का कलर नहीं है, वो किसका कलर है, वो कलर है किसका, जूजेंथली का। जिस दिन ये जूजेंथली खत्म हो गया है, जिस दिन ये जूजेंथली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, उस दिन वो कोरल क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, या मैं कहूं व्हाइट हो जाएगा। जैसे ही हम क्या कह रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग कह रहे हैं। तो आप समझ गए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आप समझ गए कोरल के बारे में, और आप समझ गए एक एल्गी के बारे में जिसका नाम है जूजेंथली। When water gets too warm, जब पानी गर्म होना शुरू करता है, और कितना, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर है उससे भी अगर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या होने लग गया, पानी गर्म हो गया, तो कोरल एक्सपेल द एल्गी एंड कोरल टर्न्स स्टार्क व्हाइट ब्लीच। तो जो एल्गी होता है ये समाप्त हो जाता है और कोरल किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, व्हाइट कोरल्स में कन्वर्ट होना ही शुरू हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हो, कोरल ब्लीचिंग के नाम से आप जिसे जानते हो। Bleached coral is not dead yet, but is starving. If heat persists, it dies. तो
अब क्या हुआ कि भाई जो कोरल के पास क्या था, एल्गी था, एल्गी उसे क्या दे रहा था, खाना दे रहा था। अब टेम्परेचर जैसे जैसे राइज हुआ तो वो एल्गी क्या हो गया, कोरल से बाहर निकल के आ गया। अब कोरल मरा तो नहीं है, लेकिन कोरल को क्या हो जाएगा, खाना नहीं मिल रहा है। और अगर और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया तो वो एल्गी वापस कभी कहां पे लौट के नहीं आएगा, कोरल के पास लौट के नहीं आएगा। और कोरल भूख के कारण स्टार्विंग, ड्यू टू स्टार्विंग क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, वो ब्लीच्ड हो जाएगा, वो व्हाइट इन कलर हो जाएगा। तो आप समझ गए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या होता है, और किस तरीके से कोरल मर जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। ज्योग्राफी का टर्म, एक बार बार अभी एक टर्म हम देख रहे हैं जिसका नाम है मरीन हीट वेव। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोरल ब्लीच कब होता है, जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और याद करो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर राइज हुआ है, और उस राइजिंग टेम्परेचर को ज्योग्राफी में किस नाम से जाना जा रहा है, मराइन हीट वेव्स के नाम से जाना जा रहा है। अब समझते हैं कि मराइन हीट वेव क्या है। मराइन हीट वेव इज डिफाइंड एज द coherent area of extreme warm sea water temperature that persists for day to month। एक पर्टिकुलर एरिया, ये सी का मानो एक एरिया है, और इस जगह पे नॉर्मली जो वाटर का टेम्परेचर रहता है वो मान लेते हैं 18 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। लेकिन किसी कारण, चाहे वो हो सकता है ड्यू टू ओशियन करेंट्स या किसी और कारण, क्या होने लगा, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, और ये वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा, ये कुछ घंटों के लिए हुआ तो क्या आप इसे मराइन हीट वेव कहोगे, नहीं, ये कितना होना चाहिए, फॉर सेवरल डेज टू सेवरल मंथ्स। अगर ये इतने टाइम तक टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, किसका, ओशन का, किसका, सी का, तो आप उसे किस टर्म में लेके जाओगे, उसे मरीन हीट वेव के नाम से उसे जानते हो। ठीक है, क्राइटेरिया कितना होना चाहिए इसका, टेम्परेचर मस्ट एक्सीड द 90th percentile of the historical baseline, that is 30-year average of at least 5 consecutive days। इसका मतलब अगर 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ है, लेकिन उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा था। क्लाइमेट का मतलब ये तो होता है, याद करो, वेदर और क्लाइमेट में के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेदर का मतलब होता है जो बहुत तेजी से बदल जाता है, मौसम अक्सर बदल जाते हैं ना। और क्लाइमेट या जिसकी हम बात करते हैं जलवायु, जलवायु में यही कहते हैं कि एक लंबे टाइम का एवरेज, एक लंबे टाइम का वहां पे किस तरीके का मौसम रहता है, उसका हमने एवरेज निकाला करीब 30 से 35 सालों का, और उसको हमने क्या कह दिया, वहां का क्लाइमेट है। अगर उस क्लाइमेट का टेम्परेचर मानो उस सी सरफेस का टेम्परेचर रहता है, हम मान के चलते हैं कि 30 सालों का एवरेज हमने निकाला और हमको पता चला कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर रहता है, 18 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लेकिन पिछले 5-7 दिनों से क्या हो रहा है, वहां पे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना होकर वो टेम्परेचर कितना हो गया है, वो टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया है। इस टाइप का अगर टेम्परेचर वहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, और कम से कम कितने दिन, 5 या 5 से ज्यादा दिन होना चाहिए, तो आप इसे क्या कहोगे, मराइन हीट वेव के नाम से इसे जानोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए, व्हाई इट इज डिफरेंट। सबसे पहले, वाटर होल्ड्स हीट लॉन्गर देन द एयर, और जो मराइन हीट वेव्स हैं कैन लास्ट फॉर द मंथ्स। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे जो आपका लैंड मास है, लैंड मास पे क्या होती है, एयर होती है। एयर या लैंड की अगर मैं बात करूं, लैंड और वाटर की अगर मैं बात करूं, तो आपने एक चीज ये ऑब्जर्व की होगी कि लैंड धीमे धीमे, लैंड एक बार ठंडा हो गया और बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो धरती है, जो लैंड मास है, वो बहुत तेजी से ही तो ठंडा होता है, बहुत तेजी से गर्म होता है। लेकिन वाटर की अगर अपन बात करें तो वाटर बहुत धीमे धीमे तो ठंडा होता है और बहुत धीमे धीमे गर्म होता है। तो एक बार जब मराइन हीट वेव हुआ, इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ फॉर सम डेज। और जब एक बार पानी गर्म हो गया तो पानी वो गर्म रहता है, वो लंबे समय के लिए गर्म रहता है, बहुत तेजी से ठंडा नहीं हो पाता, वहां पे हीट लॉस नहीं हो पाता। तो पहली चीज याद रही कि हीट कैपेसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पानी बहुत धीमे धीमे तो ठंडा होता है, बहुत धीमे धीमे गर्म होता है। इसलिए जब आप मानसून पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है ना कि भाई प्रेशर डिफरेंस होता है। इंडिया में जब टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे लो प्रेशर होगा, लेकिन इंडियन ओशन में भी टेम्परेचर क्या है, कम है, तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलती है, विंड चलती है। सेकंड, डेप्थ। अनलाइक एटमॉस्फेरिक हीट वेव, जो एटमॉस्फेरिक हीट वेव होती है उसमें सिर्फ अपर लेयर ऑफ वाटर को क्या कर पाती है, गर्म कर पाती है। मरीन हीट वेव्स कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द ओशन कॉलम, इफेक्टिव द बीनीथ बॉटम ड्वेलिंग लाइफ। इसका मतलब करीब
20 से 25 मीटर के नीचे भी पानी क्या हो जाता है, वहां पे गर्म हो जाता है। तो जो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग जोन होते हैं, अगर आप जानते हो ज्योग्राफी के टर्म्स को, तो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग जोन होते हैं, वहां तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कौन सी कंडीशन वहां पे आपको मिल रही है, MHW मराइन हीट वेव की कंडीशन वहां पे आपको देखने को मिल रही है, ड्रिवन बाय द ओशन करंट्स एंड द एयर सी हीट फ्लक्स। तो इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसका, जो आपके ओशन करंट्स, आपको पता होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट, वन इज कोल्ड ओशन करंट, सेकंड वन इज हॉट ओशन करंट। तो ड्यू टू हॉट ओशन करंट, जो गर्म समुद्री धाराएं होती हैं, उनके कारण क्या होता है, समुद्र का जो टेम्परेचर है, जो सी का जो टेम्परेचर है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, व्हाट इज मराइन हीट वेव। आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी कंडीशन को मराइन हीट वेव कहोगे, और आपको ये भी समझ में आ गया कि जब मराइन हीट वेव्स होती हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब बात कर लेते हैं जो यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका नाम है निंगालो रीफ। अब ये निंगालो रीफ कहां पर लेगा, ये आपको ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, निंगालो आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है निंगालो। ठीक है, ये वाला इलाका है आपका निंगालो, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या इसे आप कह सकते हो इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रिंजिंग रीफ। अब फ्रिंजिंग रीफ है यहाँ पे। अब साहब ये फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, फ्रिंजिंग रीफ का मतलब ये है कि जो डायरेक्टली वो कोरल्स जो डायरेक्टली आपको कहां देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली दे हैव ग्रोन फ्रॉम द शोर, जो शोर से ही डायरेक्टली ग्रो होना शुरू होती है, उन्हें आप कौन सी रीफ कहते हो, फ्रिंजिंग रीफ कहते हो। तो निंगोलो में याद रखिएगा कौन सी रीफ पाई जाती है, फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर द वेल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको वेल्स एंड शार्क देखने को मिलती हैं, वेल्स एंड शार्क। और दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको रीफ देखने को मिलेंगे वो कैसी हैं, वो दे आर फ्रिंजिंग रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया की एक तरफ तो हमको ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ आपको फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिलती है निंगोलो में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फॉर शार्क एंड वेल्स। ठीक है, अब हुआ क्या, अनलाइक द ग्रेट बैरियर रीफ जो पैसिफिक में है, निंगोलो इज यूजुअली रेजिलिएंट ड्यू टू द कूल अपवेलिंग। ठीक है, बट इन 2024 एंड 25 हीट वेव ब्रोक द रेजिलियंस। तो ये जो रेजिलियंस था किसका, फ्रिंजिंग रीफ का, ये ब्रोक आउट हुआ, और ये ब्रोक आउट कब हुआ, 2024 में और 2025 में। और इसका रीजन क्या है, अगर पूछा जाए निंगोलो फ्रिंजिंग रीफ क्यों इनकी ब्लीचिंग होनी शुरू हो रही है, तो दे आर ड्यू टू मरीन हीट वेव। उससे पहले भी यहाँ पे होता था, लेकिन जो कोल्ड ड्वेलिंग जोन है वहां तक नहीं पहुंच पाती चीजें। क्यों? क्योंकि मराइन हीट वेव, मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, इस बार का अगर 2025 और 24 में आप देखोगे तो मराइन हीट वेव काफी लंबे समय तक यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं, द निंगोलो नीनो। अब ये क्या है, द रीजनल climate phenomena is the southeastern Indian Ocean characterized by the anonymously warm sea surface temperature of the coast of the Western Australia। इसका मतलब यहाँ पे बात की जा रही है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ क्या कि सी टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, सी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सी वाटर जो था वो वार्म हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि इसी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या नाम दिया जा रहा है, निंगालो नीनो। आपने सुना होगा अल्नीनो लानीना, अल्नीनो लानीना में भी सेम चीज होती है। किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो ओशन वाटर का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या कह दिया गया, निंगोलो नीना इसको कह दिया गया। यहाँ पे हुआ क्या, निंगोलो के आसपास क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और किसका, ओशन वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग साउदर्ली विंड्स यूजुअली कूल द वेस्टर्न कोस्ट, और इसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, अप वेलिंग जोन यहाँ पे बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है तो पानी को हटा देंगी और नीचे का पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिससे अप वेलिंग जोन बनता है। और नीचे से जब भी पानी आएगा तो पानी कैसा होगा, ठंडा होगा। लेकिन जब ये निंगालो नीना फेज हुआ तो क्या हुआ, दीज विंड्स वीकन और रिवर्स। अब जो विंड्स, जो हवा, जो पवनें क्या कर रही थी, जो पानी को हटा रही थी, ऊपर जनरली ऊपर गर्म पानी होता है, नीचे ठंडा पानी होता है। अगर पवनें स्ट्रांग है तो ऊपर गर्म पानी को हटा के नीचे से वहां पे ठंडा पानी पहुंच जाता है। लेकिन अगर पवन क्या हुई, विंड्स क्या हो गई, अगर वीक हो गई, तो इसके कारण क्या हुआ कि वो जो गर्म पानी है वहीं पे क्या होने, वहीं पे स्टेशनरी हो गया, और वहां पे कौन सा जोन नहीं बन पाया, अप वेलिंग जोन यहाँ पे नहीं बन पाया।
इससे हुआ क्या, वार्म वाटर फ्रॉम द पैसिफिक फ्लोज फ्रीलिंग डाउन द वेस्टर्न कोस्ट बाय द लूवियन करंट कॉजिंग द मैसिव हीट वेव अक्यूमुलेशन। और यहाँ पे एक ओशन करंट ने भी काम करना शुरू किया। एक तो हम समझ गए कि भाई मानो ये आपका ओशन है, ओशन में ये जो पानी है अगर यहाँ पे विंड चल रही होती तो जो वार्म वाटर है ये वार्म वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता, और इस वार्म वाटर को डिस्प्लेस कौन करता है, यहाँ से कोल्ड वाटर कर देता। लेकिन अभी एक तो विंड जो है वो कैसी हो गई, बहुत वीक हो गई या रिवर्स हो गई। और दूसरी चीज यहाँ पे एक करंट ने काम करना शुरू कर दिया जिस करंट का नाम है ली करंट, या जैसे लुईविन करंट भी कहते हैं। ये कैसा करंट है, हॉट वाटर करंट है। और इसने भी क्या करना शुरू कर दिया, इस जगह पे गर्म पानी लाना शुरू कर दिया। अब पहले से गर्म पानी और दूसरा ओशन करंट भी क्या करना शुरू कर रहा है, अब गर्म पानी ला रहा है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारा वार्म वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है, वार्म वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। देख रहे हो आप ल्यूवियन करंट, ये वाले जो करंट है ये कौन सी करंट है, ल्यूवियन करंट। ये पैसिफिक ओशन से यहाँ पे क्या लेके आ रही है, गर्म पानी लेके आ रही है। याद रहेगा ल्यूवियन करंट। Most easterly boundary currents like Humboldt और Benguela are cold currents flowing towards the equator। ठीक है, तो जनरली हम ये जानते हैं कि जो ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स है, चाहे हम बात करें Humboldt करंट की हम बात करें या उसी को हम बेंगुला करंट जो बोलते हैं, कैसी करंट है, कोल्ड वाटर करंट है। द लूवियन करंट इज अ वार्म ओशन करंट। तो ये एक एनामोली याद रखिएगा, कौन सी करंट, ल्यूवियन करंट जो है वो कैसी करंट है, वार्म ओशन करंट है। दैट फ्लोज साउथ, जो नीचे जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, पोलवर्ड्स जा रही है along the western Australia coast। it suppress the upwelling। जब ये गर्म पानी ऊपर से जाएगा, गर्म पानी ऊपर से जाएगा तो नीचे से ठंडे पानी को आने नहीं देगा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि it suppress the upwelling। The current intensified carrying the tropical heat into the temperate zone। और हुआ क्या कि 2025 में ये करंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और करंट अगर स्ट्रांग हो रही है इसका मतलब ये बहुत सारा गर्म पानी कहां लेके जा रही है, ट्रॉपिकल जोन से टेम्परेचर फ्रिजिड जोन में लेके जाना शुरू हो गई। इसके कारण क्या हुआ, अपवेलिंग नहीं हो पाई, अपवेलिंग नहीं हो पाई और लगातार वार्म वाटर का इन्फ्लक्स जारी रहा। और जब वार्म वाटर का इन्फ्लक्स जारी रहेगा तो उस टेम्परेचर वहां पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। द डेप्थ रिफ्यूज मिथ। यूजुअली साइंटिस्ट होप दैट द mesophotic corals are safe from the surface heat wave। they act as the seed banks for the recovery। जनरली माना जाता है कि जो 20 से 30 मीटर्स पे कोरल है वो जो सरफेस वाटर जब गर्म होता है तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा इस पे नहीं पड़ता है। लेकिन इन 2025 द हीट कॉलम पेनिट्रेट 300 मीटर्स। तो हम बात कर रहे हैं केवल 25 से 30 मीटर की, लेकिन जो हीट वेव थी वो इतनी ज्यादा थी और इतना ज्यादा गर्म पानी था कि वो टेम्परेचर, जो राइज ऑफ टेम्परेचर है वो कहां तक पहुंच गया, 300 मीटर तक पहुंच गया। देयर वॉज nowhere to hide। this total column heating is what killed nearly 70% of reef। अब आप समझो कि पहले इंपैक्ट कर रहा है केवल 25 से 30 मीटर वार्म वाटर, और अब ये वार्म वाटर कहां तक पेनिट्रेट कर चुका है, 300 मीटर तक पेनिट्रेट कर चुका है। तो इस बीच जो भी कोरल्स होंगी, क्या होंगी, जो भी कोरल्स होंगी अब वो नहीं बच पाएंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो 70% ऑफ कोरल्स हैं निंगोलो की वो क्या हो गई हैं, वो ब्लीच हो गई हैं ड्यू टू दिस हीट वेव। अब बात कर लेते हैं एक बार लक्षद्वीप की भी। तो अभी हाल ही में रिसेंटली, आज ही अगर 1 तारीख की बात करूं, 1 दिसंबर 2025 को क्या हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिपोर्टेड 84.6% ब्लीचिंग इन द लक्षद्वीप। कितना, अभी तक हम निंगोलो की बात कर रहे थे जो 70% हुआ है, लक्षद्वीप में कितना हुआ, ये 84.6%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 85%। और ये किसने डेटा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने डेटा दिया है। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो और अटॉल्स, वहां पे अटॉल्स क्या होती है, कोरल्स होती है, जो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ना, ये अटॉल्स। तो अटॉल्स क्या हुआ, लक्षद्वीप अटॉल्स हैं। अनलाइक द फ्रिंजिंग रीफ, दीज आर आइसोलेटेड इन द ओपन ओशन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। The high sea surface temperature driven by the El Nino conditions in the early phase of 2024 followed by the persistent regional heating। इसका कारण क्या बताया जा रहा है, पहला अल नीनो, याद करो उसका नाम भी आपने क्या रखा था, निंगोलो नीनो। तो नीनो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। और दूसरा जो इसका कारण है, दूसरा जो रीजन है वो है रीजनल हीटिंग। क्या है, रीजनल हीटिंग के कारण। इन दोनों के कारण
यहाँ पे सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा, एसएसटी यहाँ पे बढ़ा, और एसएसटी बढ़ने के कारण 84.6% कोरल्स क्या हो गई, डाई हो गई। अगर अपन बात करें ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन, तो आप देखोगे लक्षद्वीप और यहाँ पे निंगोलो की हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी ड्राइवर यहाँ पे रहता है अल नीनो, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और यहाँ पे जो रहा वो निंगोलो नीनो, जहाँ पे आपने देखा लूवियन करंट, जो ओशन करंट है, वो यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर रहता है। और ये क्यों होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वीक मानसून करंट्स, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लूवियन करंट आपको देखने को मिलेगी, जो इन्फ्लक्स करती है इसको, वार्म वाटर को। यहाँ पे जो ब्लीचिंग डेप्थ होती है वो जनरली कितनी रहती है, 0 से 20 मीटर रहती है लक्षद्वीप के आसपास, और यहाँ पे हमने देखा कि इस बार कहां तक पहुंच गई है, वो 300 मीटर तक पहुंच गई है। मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे लक्षद्वीप के आसपास बहुत ज्यादा रहती है, और निंगोलो में इस बार अनप्रेसिडेंटेड रही और कितनी पहुंच गई, 70% पहुंच गई। तो ये दोनों ही साइड, चाहे हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट की, हम बात करें इंडियन ओशन के, वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हुआ है, कोरल ब्लीच्ड हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस मच ऑफ कोरल ब्लीचिंग, है ना, क्या इसके पीछे रीजन है। तो सबसे पीछे आपको पता होगा, देयर आर टू कांसेप्ट, वन इज नोन एज अल नीनो, सेकंड नोन एज ला नीना, जिसको हम एनसो भी बोल देते हैं ना, सदर्न ऑसिलेशन इसको बोलते हैं। तो बेसिकली अल नीनो जो है, इट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस रीजनल हीटिंग। जो पानी गर्म हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, अल नीनो है। It warms the central and western Pacific but shift atmospheric circulation causing the weaker monsoon and high temperature in the ocean। जो ओशन टेम्परेचर है किसका, इंडियन ओशन का, उसको कौन बढ़ा देता है, अल नीनो बढ़ा देता है। इसके बाद अगर अपन बात करें एक दूसरा कंसेप्ट जिसको हम आईओडी कहते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं, दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है और दूसरा नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। अगर पॉजिटिव आईओडी है, इसका मतलब वार्मर वेस्ट, वार्मर वेस्ट का मतलब है अफ्रीका वाला जो साइड है वो, वहां पे आपको गर्म पानी देखने को मिलेगा, और दूसरा जो ऑस्ट्रेलियन साइड है वहां पे आपको ठंडा पानी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे नेगेटिव आईओडी हो जाता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, इस समय ऑस्ट्रेलिया कैसा हो जाएगा, काफी वार्म हो जाएगा, और कूलर क्या हो जाएगा, इसका वेस्ट साइड हो जाएगा। तो एक तो नेगेटिव आईओडी और दूसरा अल नीनो, दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, इंडियन ओशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ड्यू टू दिस राइज इन टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, कोरल ब्लीचिंग इज टेकिंग प्लेस। द इंटरेक्शन ऑफ दीज फेज डिटरमाइंस द सीवियरिटी ऑफ द रीजनल ब्लीचिंग। तो अगर ये दोनों ही चीजें, चाहे बात करें, अगर हो गया अल नीनो प्लस नेगेटिव आईओडी, ये दोनों ही चीजें क्या करेंगे, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, कोरल को ब्लीच करेंगी। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से जो सी सरफेस है, एसएसटी है, वो अल नीनो ला नीना से क्या होता है, इंपैक्ट होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है अल नीनो ला नीना में, इंडियन ओशन डाइपोल में, तो उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। टर्म इकोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन क्या है। अगर इस न्यूज को आप पढ़ोगे तो वहां पे टर्म यूज में लिया गया है। द प्रोसेस वेयर अ कॉम्प्लेक्स डाइवर्स इकोसिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंपलर लेसर डाइवर्स वन। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम था, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा था, इसको रिप्लेस कर दिया कैसे, इकोसिस्टम ने, जो बहुत ज्यादा सिंपलर है, जो बहुत ज्यादा क्या है, सिंपलर है इस टाइप के इकोसिस्टम में। यूज दिस टर्म व्हेन डिस्कसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो हम इस टर्म को यूज करते हैं मेंस के पेपर में। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग स्टैगहॉर्न कोरल्स हाई हैबिटेट वैल्यू फॉर द फिश। अब ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स जो कोरल्स है ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। हीट सेंसिटिव ब्लीचिंग कोरल डाई रिप्लेस बाय द सिंपलर मैसिव बोल्डर कोरल्स और द एल्गी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले जो कोरल्स थे जो स्टैगहॉर्न जिन्हें कहा जा रहा था, स्टैगहॉर्न, अब उनको रिप्लेस कौन कर रहा है, उनको रिप्लेस कर रहा है, दे आर नोन एज बोल्डर कोरल्स, ठीक है। ये कैसे थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, और ये कैसे बहुत ज्यादा सिंपलर हैं। ये जो स्टैगहॉर्न थे, दे आर होम टू सेवरल फिशेस। अब अगर ये खत्म हो गए आपके स्टैगहॉर्न कोरल्स, तो क्या होगा, ये जो घर हैं किसके, मछलियों के, सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम था जो अब किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, एक सिंपलर इकोसिस्टम में कन्वर्ट होता जा रहा है। और इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन इसे कहा जाता है। तो प्री में यहां से सवाल बन सकता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन। अ विजुअल डिजास्टर। अब आप देख पा रहे हो ये जो व्हाइट कलर का जो कोरल आप देख रहे हो, दे आर ब्लीच्ड कोरल्स।
और ये कलरफुल जो कोरल्स हैं इसमें आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा जूज़ैंथेली और कोरल्स के बीच में। द राइट साइड शोज ghost coral, the white calcium carbonate skeleton is exposed after the algae is expelled. If the water doesn't cool within the weeks, algae overgrown the skeleton and the reef dies. तो अगर पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा समय, जो मैंने आपको बताया जिसका हम कह रहे हैं मराइन हीट वेव, उतने लंबे समय के लिए अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, कोरल ब्लीच्ड हो जाएगी। अब इंडिया का क्या इसमें रिस्पॉन्स रहा इंडिया की तरफ से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया ने स्टैब्लिश किया किसको, NCRRI को, गवर्नमेंट अनाउंस नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 2024। याद रखना है कि NCCRI क्या, NCRRI क्या चीज है आपको पता होना चाहिए। कहां पे किया है इसको, साउथ अंडमान में इसको लोकेट किया है, ठीक है। और इसका मैंडेट क्या है, ये क्या करेगा, टू मॉनिटर रीफ हेल्थ, डेवलप हीट रेजिस्टेंट कोरल स्ट्रेन एंड कोऑर्डिनेट रीस्टोरेशन एफर्ट। तो जो अभी तक जो लॉस हो गया उसको मॉनिटर करना, क्या और तरीके हो सकते हैं कोरल्स को बचाने के, और दूसरी चीज कोऑर्डिनेट करेगा रीस्टोरेशन को। तो ये सारा काम किसको दे दिया गया है, NCRRI को दे दिया गया है, जो कहां पे सिचुएटेड है, अंडमान में सिचुएटेड है। अब यहां से क्या सवाल बन सकते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा तो देखते हैं प्री का सवाल कैसे बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लुवियन करंट के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। इट इज अ कोल्ड ओशन करंट फ्लोइंग नॉर्थवर्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो क्या ये कोल्ड करंट है, ये अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बाय द सप्रेसिंग रेनफॉल। अगर हॉट करंट है, हॉट करंट तो क्या करेगा, बारिश ज्यादा करवाएगा, ठीक है। और तीसरा, इट्स इंटेंसिफिकेशन कैन लीड टू मराइन हीट वेव अफेक्टिंग द निंगोलो रीफ। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, एकदम गलत है। क्या ये कोल्ड करंट है, नहीं, बिल्कुल कैसी है, वार्म करंट है। तो क्या थर्ड स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो आंसर आपको सामने दिख गया होगा। 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, और ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपसे पूछा कि द इंडियन ओशियन इज नो लॉन्गर इज अ साइलेंट विक्टिम बट एन एक्टिव थ्रेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको आज बताई है कोरल रीफ से संबंधित, वही आपको डिस्कस करनी है। डिस्कस द फिनोमेना ऑफ द मराइन हीट वेव्स विद अ स्पेशल रेफरेंस टू द रीसेंट ब्लीचिंग इवेंट इन लक्षद्वीप एंड द निंगोलो रीफ, एंड हाउ डज द इकोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन ऑफ रीफ इंपैक्ट द कोस्टल सिक्योरिटी। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 250 वर्ड्स इसका आंसर हो सकता है। मैं एक बार इसका फॉर्मेशन में बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो वही हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, बॉडी की, और यहां पे कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का अगर आपको कुछ भी पता है तो वहां पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसको। तो सबसे पहले आपने मराइन हीट वेव को यहां पे बताया, और 2025 और 24 के इवेंट्स के बारे में आपने डिस्कस किया, जिसमें आपने बताया कि लक्षद्वीप में क्या हुआ है और निंगोलो में क्या हुआ है। ये इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस इसको कर सकते हो। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप अल नीनो को यहाँ पे एक्सप्लेन करो, आप ओशन करंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, लुवियन करंट्स को आप यहाँ पे बता सकते हो, और उसके डेप्थ फैक्टर 300 मीटर की जो हमने बात करी थी उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इससे हुआ क्या है, तो इसका रिजल्ट क्या रहा है, तो इकोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन, जो नया टर्म जो आज हमने पढ़ा उसको आप यहाँ पे बता सकते हो। और लास्ट में जब आप इसको कंक्लूड करोगे तो कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हो, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। और दूसरी चीज जो भी अभी इंडियन गवर्नमेंट के जो हमने देखा NCRRI, उसके बारे में आप चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा एक सवाल यहां से बन सकता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस तरीके से कोरल से संबंधित कोई भी सवाल आया रिसेंट न्यूज में तो आप उसको आसानी से हल कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि कोरल रीफ और कोरल रीफ से संबंधित, ब्लीचिंग से संबंधित जो भी न्यूज थी वो आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ शब्द आपको ऐसे लगे होंगे, इंडियन ओशन डाइपोल, अल नीनो, ला नीना। जब फिजिकल ज्योग्राफी स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी की क्लास जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे उसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अल नीनो जब भी होगा तो अल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब किससे रिलेटेड है, सी सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड है। जब अल नीनो होगा तो क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है। गर्म पानी क्या करेगा, मराइन हीट वेव की कंडीशन को बढ़ा सकता है, इंटेंसिफाई कर सकता है, और जिस वजह से क्या हो सकती है, कोरल ब्लीच हो सकती है। तो दिस वाज द न्यूज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द न्यूज and you came to know about this thing ki how by which means UPSC can ask question in the prelims as well as in the mains examination, ठीक है। So this was the news. Let's meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.